गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन लाख की चूड़ियाँ पार्ट 2 ये पढ़ेंगे। ये एक ऐसे लेखक ने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताई है जिसका नाम बदलू है। और बदलू जो है वो एक छोटा उद्योगपति यानी कि कामगार है, यानी उद्योग लगाने वाला व्यक्ति है। छोटा जो छोटे छोटे उद्योग लगाकर कुटीर उद्योग खोलते हैं, ऐसा व्यक्ति है। तो उसका कुटीर उद्योग था और कुटीर उद्योग उसका लाख की चूड़ियों का था। तो ये जो लेखक हैं कामता नाथ जी, इन्होंने ये लाख की चूड़ियाँ जो शीर्षक लिखा है वो इस चीज़ से ये बताना चाह रहे हैं, इस पाठ से ये बताना चाह रहे हैं कि ये मशीनी युग से जो एक व्यक्ति का जीवन में किस तरह से बदलाव आता है। तो सारे गांव में बदलू मुझसे सबसे अच्छा आदमी लगता था। जब लेखक अपने मामा के गांव जाता था तब वहाँ पर उसको एक व्यक्ति बदलू नाम का लाख की चूड़ियाँ बनाता हुआ मिलता है और फिर वो धीरे धीरे उस बदलू के पास जाकर बैठ जाता है। तो वहाँ बैठता है तो उससे उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इस कहानी में मशीनों के बढ़ते प्रयोग के दुष्प्रभाव को दिखाया गया है। लेखक को उसके मामा के गांव में बदलू सबसे अच्छा लगता था, जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था, जिन्हें गांव व आसपास के गांवों की लगभग सभी औरतें खरीदकर पहनती थीं। मशीनों के बढ़ते प्रयोग के कारण जहाँ ग्रामीण औरतें अब कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी थीं, वहीं बदलू का लाख की चूड़ियाँ बनाने का कुटीर उद्योग बंद हो जाने से वह बेकार हो गया था। इस कहानी में मशीनी युग का शिकार हुए व्यक्ति बदलू की पीड़ा का मार्मिक वर्णन किया गया है कि जो बदलू था, जिसने अपना कुटीर उद्योग चला रखा था, छोटा उद्योग चला रखा था और वो गांव के लोगों को संतुष्ट कर दिया करता था और गांव के लोग उससे अपने लिए लाख की चूड़ियाँ खरीदते थे। लेकिन धीरे धीरे शहरीकरण हुआ, मशीनीकरण हुआ और लोग जो है शहरों से मशीनों से द्वारा बनी हुई चीज़ें लाने लगे, बेचने लगे। तो गांवों के जो छोटे छोटे उद्योग थे वो धीरे धीरे किस तरह से बंद होने लगे, वही इस पाठ में बताया गया है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। जब लेखक छोटा था तो जब मामा के घर जाता था तो वो बदलू काका के पास बैठता था, जबकि उसको मामा कहना चाहिए था लेकिन वो काका कहता था उसको। और जो काका जो था बदलू काका, उसको लाख की छोटी छोटी कंचे नुमा गोलियाँ बनाकर दिया करता था, रंग बिरंगी गोलियाँ, मतलब कोई लाल, हरी, पीली, इस तरह से। तो उससे क्या होता था कि लेखक जो है बड़ा खुश हो जाया करता था और इसलिए वो उस बदलू के पास जाकर बैठता था और उससे ढेर सारी बातें किया करता था। तो जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले, क्योंकि वो उस समय बच्चा ही था, 5-7-10 साल का। तो उस समय की बात है जब वो बच्चा था और वो मामा के घर जाता था। तो छोटी कंचे नुमा गोलियों को देखकर जैसे आप लोग खुश हो जाते हो, वैसे ही वो रंग बिरंगी लाख की गोलियों से वो देखकर खुश हो जाया करता था। एक तरह से उसका वो खिलौना हुआ करता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। अब लेखक खुद ही कह रहा है कि मुझे मामा कहना चाहिए था उनको, लेकिन सभी लोग मामा ना कहकर उसको क्या कहते थे, बदलू काका कहते थे। इसलिए वह भी, लेखक भी बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख
पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती। मुंगेरिया किसको कहते हैं? मुंगेरिया एक प्रकार से वो लकड़ी की इस तरह से गोल गोल, वो लकड़ी मोटी लकड़ी होती थी गोल गोल जैसे बेलन के नुमा, और उस पर जो है वो जो बदलू था वो लाख को लगाकर गोल गोल लाख की चूड़ियों को बनाता था। तो मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, यानी मुड्ढा नुमा छोटा, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था। हुक्का मतलब बीच बीच में उसको पीता रहता था हुक्के को। वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लाला लाला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत ही एक मचिया मंगा देता, जिस पर मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। यानी वो ऐसे महसूस करता था कि ये हाथ पर कैसा लगेगा। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। मतलब पैतृक का मतलब यहाँ पर है जो पिता के द्वारा दिया गया हो, यानी पिता उसके ऐसे ही काम करते थे तो वो भी उस पेशे को यानी उस धंधे को उस काम को करता था। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी, यानी उसकी तुरंत ही बिक जाया करती थी। जैसे वो बनाता था वैसे ही कोई ना कोई उससे चूड़ियों को यानी कि लाख की चूड़ियों को ले जाता था। आसपास के गांवों के लोग भी उसे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता ना था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। अब चाहिए वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय का मतलब है बच्चों, एक वस्तु को लेने के बाद में दूसरी वस्तु दे देना। पहले पैसा नहीं होता था, पहले लोग ऐसे ही किया करते थे एक दूसरे को। भाई तुम्हारे घर में गेहूँ ज़्यादा हुआ है और हमारे घर में बाजरा हुआ है, तो गेहूँ के बदले बाजरा दे दिया, बाजरे के बदले गेहूँ ले लिया। या फिर किसी के वस्त्र बन रहे हैं और हमारे घर कुछ और होता तो हम उसके आदान प्रदान कर लेते थे। ऐसे ही किसी को दूध की आवश्यकता होती है या किसी को चारे की आवश्यकता होती थी या किसी मतलब कोई भी जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित कार्यक्रम थे, यानी सामान की आवश्यकता, हम वस्तु विनिमय मतलब वस्तु को देकर वस्तु लेना, ये वस्तु विनिमय है। तो यही वस्तु विनिमय हम लोग किया करते थे पहले, क्योंकि पहले पैसों की इतनी व्यवस्था नहीं थी लोगों के पास, वस्तुएं घर में हुआ करती थी पैदा, तो उस तरह से वो वस्तु विनिमय का तरीका था। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव में बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा, यानी लड़ते हुए नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। भाई उस समय क्यों पकड़ जाता था? क्योंकि उस समय ही उसका कमाने का एक उसको दिखता था कि जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त में चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, फिर उसको मनाने में लोहे लग गए, यानी बहुत अधिक मेहनत लगी। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था
कि उसके लिए उसकी घर वालों को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यानी जिस लाख के जोड़े को वह आम दिनों में बनाता था और अधिकतर लोग वस्तु विनिमय के द्वारा उसे ले जाया करते थे, उसी लाख के चूड़े को बनाकर शादी विवाह में देने पर, यानी दुल्हन के लिए देने पर, वह उस जोड़े का मूल्य बहुत बढ़ा देता था। मतलब उस समय इतना मतलब मूल्य बढ़ जाता था कि उसको सारे घर वालों को सबको कपड़े देने पड़ते थे, अनाज देना पड़ता था और उसको पगड़ी भी मिलती थी और ऊपर से दक्षिणा स्वरूप रुपए भी मिलते थे। तो इस तरह से वो लाख के चूड़े को बहुत अधिक मतलब कीमती उस समय सबके लिए वो बन जाता था। तो अब ये देखिए, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी, मतलब बदलू को किसी बात से चिढ़ थी, तो वह थी कांच की चूड़ियाँ। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ जाता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लाला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपनी मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहनने से मोच ना आ जाए। कहने का मतलब वो मजाक के स्वरूप इस तरह से कहता था। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। यानी कभी कभी कामता प्रसाद जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि कभी कभी मेरे को बदलू बहुत कुछ खाने पीने को और मेरी खातिर कर दिया करता था। जैसे कि उन दिनों उसकी गाय के दूध होता था, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह था लगभग रोज़ ही मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देना। मतलब मलाई खिला देता था, आम खिला देता था, उसकी थोड़ी बहुत खातिर कर दिया करता था, प्यार से बोलता था। इस तरह आम दिनों में बदलू और लेखक की दोनों की बातें हुआ करती थी। लेकिन जो लेखक हैं वो ये कह रहे हैं कि इन सब से भी अच्छा मुझे एक चीज़ ही लगती थी, वो थी उसकी मेरे को रोज़ 2-4 गोलियां बनाकर देना। मैं बहुधा मतलब अक्सर प्राय हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई, यानी ट्रांसफ़र हो गया, और एक लंबी अवधि मतलब बहुत समय तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई। यानी मैं बच्चा नहीं था, बड़ा हो चुका था और कांच की गोलियों से तो लाख की गोलियों से थोड़ी खेलूँगा, इसलिए अब मेरी वो रुचि नहीं रह गई थी। यानी मेरा अब इस तरह से गोलियां खेलने का समय नहीं था, तो मेरे मन में भी वो चीज़ भूल चुका था। अतः गांव में होते हुए कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया, यानी ऐसा कुछ लगा नहीं कि मुझे बदलू के यहाँ जाना चाहिए। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियाँ कांच की चूड़ियाँ पहनी हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। बिरले मतलब बहुत कम हाथों में। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में ही घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया कि मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहाँ चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने उनसे कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया।
परंतु उसने पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तब एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। इस तरह से जो बदलू था लेखक को पहचान गया और उसकी खातिरदारी के हिसाब से, यानी उसके आराम से बिठाने के लिए उसने उसको इस तरह कहा कि लला, पहचान गया था वो, और बहुत दिनों के बाद आए, आओ बैठो। आज यहाँ तक ही, अगला पार्ट आपको कल पढ़ाएंगे।